मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि वो अगले 5 वर्षों में रिटायर होना चाहते हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस के रूप में आज के दिन उनके पास 50 लाख रुपए के आसपास की एफडी है। उनका अपना एक मकान है, उनकी अपनी एक कार है, ऐसी कोई बड़ी लायबिलिटी नहीं है, न ही कोई ऐसा बड़ा हेल्थ इश्यू है। और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद यदि इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50,000 रुपये उसको प्रति माह मिलता रहे तो वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक अपने हिसाब से लीड कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी बिंदु पर कि उस 50 लाख रुपए को किस तरह से डिप्लॉय करें कि आप 5 साल के बाद जब रिटायर हों तो आपको 50,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट मिलता रहे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से लीड कर सकें। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कि आपको पहले से नहीं पता थी या आपको ये वीडियो ही पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आपने देखा होगा कि जो मेरे वो व्यूअर हैं वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50,000 रुपये प्रति माह उसको मिलता रहे। इन्फ्लेशन एडजस्टेड का सीधा साधा मतलब, हालांकि ये टेक्निकल टर्म दिखता है लेकिन सीधे साफ शब्दों में इसको कहा जा सकता है कि चूंकि वो रिटायर किए, यानी आज के दिन जो 50,000 रुपये की परचेजिंग पावर है, हो सकता है 5 साल के बाद उसके लिए 80,000 रुपये चाहिए, तो हम कहेंगे कि 5 साल के बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50,000 रुपये का 80,000 हो जाएगा। मतलब उस टाइम का जो 80,000 होगा उसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 50,000 रुपये के परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर होगी और इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 50 लाख रुपए जो मुझे आज के दिन में है, यदि इसको बैंक में ही कंटिन्यू करें और अगले 5 वर्षों में जो हम और कॉर्पस को इंक्रीज कर सकें तो शायद 5 वर्षों के बाद टोटल कॉर्पस जो बनेगा वो 80 लाख के आसपास बनेगा। बिकॉज कि आज के दिन में बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट की रेट है ये करीब 6.5% के आसपास है और 6.5% का होना ना तो इन्फ्लेशन को बीट करता है ना ही ये टैक्स इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में हम इन्वेस्ट ना करें बल्कि किसी और एवेन्यूज़ में किसी और तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि जिंदगी हमें पैसे का अभाव का सामना ना करना पड़े, यानी 50,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट हमें जिंदगी मिलती रहे। तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई ऐसा एसेट ढूंढना पड़ेगा जिसका रिटर्न 6.5% जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट में मिलती है उससे अधिक मिले। हालांकि मेरे इस व्यूअर ने अपनी उम्र नहीं बताई है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि चूंकि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उनके पास एक गाड़ी भी है, तो शायद इनकी उम्र 50 प्लस या 55 प्लस के आसपास होगी, यानी वो 58 से 60 वर्षों के अंदर वो रिटायर होंगे। तो इस एज में कोई ऐसे रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं जहां कि हम अधिक रिटर्न के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं कि हम प्रिंसिपल ही खो दें या काफ़ी कम रिटर्न दें। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को बोलते हैं हाइब्रिड इक्विटी सेविंग। हाइब्रिड इक्विटी सेविंग में जो लिमिटेशंस है कि आप मैक्सिमम जो एसेट का एलोकेशन होगा वो इक्विटी में 25% से अधिक नहीं होगा, यानी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा वो 25% होगा और बाकी जो 75% होंगे कम से कम वो डेट फंड्स में या आर्बिट्रेज फंड में होंगे। तो एक रूट हमारा हाइब्रिड इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी है। क्योंकि अभी रिटायरमेंट में 5 साल बाकी है, इसका मतलब 50 लाख रुपए जो फिक्स डिपॉजिट में है उसको यदि हाइब्रिड इक्विटी सेविंग फंड में इन्वेस्ट करें जिनका कि एवरेज रिटर्न एवरेज सीएजीआर जो है 9.7% है। हालांकि इसमें कुल 22-23 फंड्स हैं और 22-23 फंड में से मोर देन 50% फंड्स ऐसे हैं जिनका सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10% से अधिक है। और यदि एक्सआईआर यानी एसआईपी की बातें करें, एसआईपी की बातें इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि 5 साल बचा हुआ है तो निश्चित रूप से अगले 60 महीनों में कुछ न कुछ रुपए तो ये और सेव करेंगे और उसके लिए क्योंकि मंथली सेविंग होगी तो उसके लिए एक्सआईआर आ रहा है और एक्सआईआर जो पिछले 5 वर्षों का है हाइब्रिड इक्विटी सेविंग का एवरेज रिटर्न वो 9.26% है और इसमें भी कम से कम 50% फंड्स ऐसे हैं जिनका XIRR 9.5% से अधिक है। माना कि हम कम से कम वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट करने में कामयाब होंगे जिसका रिटर्न 10% या उससे अधिक है, तो 50 लाख रुपए यदि अगले 5 वर्षों के लिए 10% के हिसाब के हाइब्रिड इक्विटी सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करें तो 5 वर्षों के बाद ये रकम 80,52,000 के आसपास हो जाती है। अब चूंकि अगला 60 महीने और हैं हमारे पास, क्योंकि 60 महीने के बाद रिटायर करने वाले हैं,
हमने माना कि यदि 20,000 रुपये प्रति माह यदि हम इसी हाइब्रिड इक्विटी सेविंग में यदि इन्वेस्ट करें, तो जिनका XIR 9.5% जो है, मोर देन 50% फंड्स ऐसे हैं जिनका XIRR 9.5% से अधिक है, तो 9.5% वाले में हम इन्वेस्ट करें तो 5 वर्षों के बाद ये रकम 15,24,000 के आसपास हो जाती है। और यदि आपकी सामर्थ्य है कि नहीं 20,000 नहीं, मैं 25,000 कर सकता हूं, तो 25,000 यदि अगले 5 वर्षों के लिए 9.5% वाले स्कीम्स में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 वर्षों के बाद ये रकम 19,05,000 के आसपास हो जाती है। यदि आपने 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए तो 5 वर्षों के बाद आपके पास रकम होगी 95,76,000 के आसपास। और यदि आपने 25,000 रुपए अगले 60 महीनों के लिए यदि आपने इन्वेस्ट किया SIP के फॉर्म में, तो ये रकम हो जाएगी आपकी 99.57 लाख। और 95.76 लाख इसको यदि हम राउंड ऑफ कर दें तो ये 96 लाख होता है, और 99.57 लाख को यदि राउंड ऑफ कर दें ये करीब 100 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास होता है। और यदि ये 96 लाख और 1 करोड़ जो भी कॉर्पस आपके क्रिएट हुए हैं, इस कॉर्पस को हाइब्रिड इक्विटी सेविंग में ही कंटिन्यू करें और उससे हर महीने इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50,000 रुपए यदि विड्रॉ करें, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये रकम कितने दिन चलती है। तो जनाब यदि हम टैक्स का कंसिडरेशन ना करें तो 96 लाख रुपए यदि कॉर्पस बना है आपका और 50,000 रुपए आपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट विड्रॉ करना शुरू किया, तो ये रकम 23 साल 6 महीने के आसपास जाके समाप्त हो जाएगी। और यदि ये 1 करोड़ रुपए को यदि आपने इन्वेस्ट किया है, या यूं करें इसको हाइब्रिड इक्विटी सेविंग में कंटिन्यू किया है, तो ये रकम आपकी 25 साल 6 महीने के आसपास चलेगी। ये हमने बताया कि इसमें कोई टैक्सेशन का कंसिडरेशन नहीं किया, लेकिन यदि हम माने कि टैक्सेशन का रेट, क्योंकि ये डेट फंड्स है और आज के इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से आपके जो इंडिविजुअल स्लैब्स होंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 15% के स्लैब में हैं तो ये रकम 19 साल 6 महीने के आसपास चलेगी, और यदि 20% के स्लैब में है तो ये रकम 18 साल 6 महीने के आसपास चलेगी। और यदि 1 करोड़ की यदि रकम है तो 15% का स्लैब यदि आपका है तो ये 20 साल 6 महीने चलेगी, और यदि 20% के स्लैब में ये करीब 19 साल 6 महीने के आसपास रकम चलेगी। अब यदि 60 वर्ष के उम्र में यदि आप रिटायर किए हैं और आप 20% स्लैब में है तो 18.5 साल 19 साल में सारे रकम एग्जॉस्ट कर जाएगी, और उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से आपको इस परिस्थिति में देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसा एसेट्स को हम चूज करें जिसका रिटर्न इससे बेहतर है, सो दैट कम से कम 25-30 साल तक ये रकम हमें चलते। और इसके लिए हमने हाइब्रिड का एक दूसरा फंड को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है जो कि हाइब्रिड एग्रेसिव है, और इसका 5 साल का जो एवरेज CAGR है ये 15.69% है, और 5 साल का जो XIRR है इसका 13.56% है। तो 15.69 हमें लगता है ये शायद कुछ अधिक है, थोड़ा सा और इसको कम कर दें और हम ये मान के चलें कि हाइब्रिड एग्रेसिव कम से कम 13% रिटर्न देगा, और 50 लाख रुपए यदि इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 13% के हिसाब से 5 वर्षों के बाद ये रकम 92,12,000 हो जाती है। और फिर वही पुरानी वाली परिस्थिति कि यदि आप 20,000 रुपए प्रति माह और अगले 5 सालों के लिए आप और सेव करना चाहते हैं, XIR जो 13.56% है, हमने माना कि कम से कम 12% रिटर्न यदि देगा तो 5 वर्षों के बाद यह रकम 16,50,000 बनती है। और यही यदि 25,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आप सेव कर पा रहे हैं तो 12% के हिसाब से 5 वर्षों के बाद बन जाएगी 20,62,000 के आसपास। यदि आपने 20,000 रुपए प्रति माह आपने इन्वेस्ट किया तो 5 वर्षों के बाद आपके पास 1,08,62,000 के आसपास बन जाएगी। और यदि 25,000 रुपए के हिसाब से आपने अगले 5 वर्षों के लिए आप सेव कर पा रहे हैं, ये रकम बन जाएगी, टोटल आपके पास कॉर्पस होगी 1,12,74,000 के आसपास। अब इस 1,12,74,000 और 1,08,62,000 दोनों ही रकम को यदि हम इसी हाइब्रिड एग्रेसिव में कंटिन्यू करते हैं जहां के कम से कम सोचते हैं कि 13% का रिटर्न हमें देगा, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि आपने टैक्स का कंसिडरेशन नहीं किया तो दोनों ही केस में, यानी 1,08,00,000 हो या 1,12,00,000 हो, दोनों ही केस में ये रकम अगले 60 वर्षों तक के लिए आपके पास सफिशिएंट है, और उसके बाद भी कुछ रकम आपके पास बच जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 1,08,62,000 या 1,12,74,000 जो भी आपके पास रकम कॉर्पस बनती है आप आज से 5 वर्षों के बाद, उसको यदि 13% वाले हाइब्रिड एग्रेसिव में के फंड में यदि इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ये, और 50,000 रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट यदि विड्रॉ करते हैं हर महीने, तो ये कम से कम 60 साल से अधिक वर्षों तक चलेगी। और हमें लगता है कि यदि आप 50, 55, 60 में भी यदि आप रिटायर किए हुए तो अगले 60 से सफिशिएंट
आप इसका मतलब कि ताज जिंदगी आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें टैक्सेशन का हमने कंसेशन नहीं किया है, और हम मान के चलते हैं कि आप 15% के स्लैब में आते हैं, तो 1,08,00,000 वाली रकम जो है ये 37 साल आपकी चलेगी। और यदि 20% के स्लैब में आते हैं तो 1,08,00,000 आपके पास 31 वर्ष तक चलेगी। यानी 31 वर्षों तक यदि आप 50,000 रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट विड्रॉ करते रहे तो 31 साल तक ये रकम चलेगी। और यही थी 1,12,00,000 की बातें करें कि 15% आपके स्लैब में आते हैं तो ये 41 साल चलेगी, और यदि 20% के स्लैब में आप आते हैं तो ये 33 साल चलेगी। तो हम देखते हैं कि इन सारी परिस्थितियों में चाहे आप टैक्स का कंसिडरेशन करें, आप जीरो टैक्स स्लैब में हो या 15% में हो या 20% में, हमने 20% से इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि आपकी रकम 50 लाख रुपए ही बनी थी, तो आप शायद 30% वाले स्लैब में शायद ना हो, यदि हो तो उसके हिसाब से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इस हिसाब से देखते हैं कि यदि हम हाइब्रिड एग्रेसिव में 50 लाख रुपए भी यदि आप इन्वेस्ट करते हैं और अगले 5 वर्षों में आप यदि रिटायर होने की सोच रहे हैं, तो ताजिंदगी ये रकम, चाहे आप 20,000 रुपये प्रति माह अगले 60 महीनों के लिए सेव करें या 25,000 रुपये करें, दोनों ही केस में ये ताजिंदगी चलेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले बता दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैंने सीबी का कोई एग्जाम पास किए है। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत आप नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। और नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि असहमति का कारण भी बताएं, सो दैट आने वाले वीडियो में इसको करेक्ट कर सकूं और आपके लिए अच्छे वीडियो सामने ला सकूं। थैंक यू।